जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone. Today I am again back with the new topic of solitary confinement. आज हम solitary confinement को समझेंगे कि solitary confinement की सज़ा होती क्या है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं या उतने ध्यान से नहीं पढ़ते। लेकिन आजकल के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो सारे ही स्टेट के जुडिशरीज में ये क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपसे लिमिट पूछी जाती है, तो आज हम इसको बेसिक से एकदम स्क्रैच से समझेंगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी कैदी को, कोई इंसान जब ऑफेंस करता है उसके बाद कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, फिर उसको कन्विक्ट किया जाता है, जेल भेजा जाता है। तो जब वो जेल में जाता है तो जेल में उसको अब बाकी कैदियों से अलग रखना मीन्स किसी कैदी को सेपरेट रखना, या मैं यहाँ प्रिजनर भी लिख देता हूँ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, सेपरेट रखना, एक अलग आइसोलेटेड सेल में रखना, आइसोलेटेड सेल में रखना, बाकी इनमेट से उसको सेपरेट करके रखना, आइसोलेटेड सेल में रखना, वो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहलाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन जनरली कहीं ऐसे दी नहीं हुई है। ये जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ये भी मैं आपको एक केस लॉ से बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस केस है किशोर सिंह रविंद्र देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। किशोर सिंह रविंदर देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा लिखना पेपर में। ये केस 1981 का है और इसी केस में ये डेफिनेशन कोर्ट ने दी थी। डेफिनेशन भी मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रेफर्स टू completely isolating the prisoner from other inmates and separating them from the outside world। अब बेसिकली इसका एम क्या था? इसका एम ये आईपीसी 1860 वाला जो था, अभी तो खैर वो रिपील हो चुका है बीएनएस के द्वारा। आईपीसी 1860 वाला जो था उसमें सेक्शन 73 एंड 74 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से डील करती थी। इसका बेसिक एम था कि एक उसको इंट्रोस्पेक्शन का चांस देना, कि उसको अगर आप अकेले रखोगे किसी भी प्रिजनर को या किसी भी इनमेट को, तो वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अपनी अंतरात्मा को जानने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो रिफॉर्म भी हो जाए। इसका दूसरा मेजर एक एम क्या था कि पहले हम जब आईपीसी फॉलो करते थे तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी को फॉलो किया जाता था क्रिमिनल लॉ में, कि किसी को प्रोपोर्शनेट सज़ा देना। तो जनरली ये हार्डकोर क्रिमिनल्स को दी जाती थी, हार्डकोर क्रिमिनल्स को दी जाती थी जिन्होंने बहुत हीनियस ऑफेंस किया हो। हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए सज़ा होती थी, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता था। अब क्या है, अब बीएनएस 2023 हम पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन 11 एंड 12 इससे डील करता है। सेक्शन 11 जो बोलता है वो कहता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन बी गिवन इन ऑफेंसेस पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रेज होता है कि आप सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दे सकते हो जहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया गया है। मतलब कि बहुत हीनियस ऑफेंसेस जहाँ पर हम पनिशमेंट दो तरह की होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को बोला जाता है कैदे बा मशक्कत, मतलब मेहनत मजदूरी उसमें करवाई जाती है आपसे या कैदियों से। तो वहाँ पर आप रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के केसेस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देनी है या नहीं देनी है जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर नहीं होता, ये कोर्ट स्पेसिफाई करती है सेंटेंस के ऑर्डर में। सेंटेंस में कोर्ट को, जज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस कैदी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के थ्रू गुजरना है या नहीं। अब यहाँ पर एक मेन एक कीवर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ऐसा नहीं है कि आप पूरी पनिशमेंट को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दोगे या आधी पनिशमेंट दे दोगे। कुछ पोर्शन या फिर कोई एक पोर्शन आप पूरी पनिशमेंट का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। अभी पोर्शन कैसे डिसाइड होगा कि कितना पोर्शन उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा या कितना नहीं होगा? इसके लिए आपको एक स्केल दिया गया है। सेक्शन 11 के अंदर ही आपको स्केल मिल जाएगा। बेसिकली एक
3 महीने तक आप मैक्सिमम दे सकते हो, ये भी आपको सेक्शन 11-12 में मिलेगा। 3 महीने की मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है। और एक स्केल दिया गया है, जो स्केल मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा अभी। एक टैबुलर फॉर्म में हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें कि अगर पनिशमेंट 6 महीने तक है, यानी इफ द पनिशमेंट इज अप टू 6 मंथ्स, तब आप 1 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, जिसको हम लिखेंगे नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। अगर आपकी पनिशमेंट एक्सीड करती है 6 महीने से, एक्सीड्स 6 मंथ्स बट लेस देन 1 ईयर, तो आप ये कह सकते हो कि 1 साल तक जहाँ पर पनिशमेंट है, जहाँ पर 1 साल तक पनिशमेंट दी जा सकती है, उन केसेस में वहाँ पर आप 2 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, नॉट एक्सीडिंग और जहाँ पर 1 साल से एक्सीड करती है पनिशमेंट, एक्सीड्स 1 ईयर, यहाँ पर आप 3 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी केस में नहीं दी जा सकती। नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, तो 3 महीने तक आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम किसी भी केस में, किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। अब सेक्शन 12 ये थी, ये हुई बात सेक्शन 11 की। अब हम सेक्शन 12 की बात करते हैं। सेक्शन 12 एक और बार लगाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कि एक बार में 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी को नहीं दी जा सकती। और अगर आप 14 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी को रख रहे हो, तो उतने ही 14 दिन तक आप रख रहे हो, तो 14 दिन का ही आपको बीच में गैप देना है अगली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से पहले। या अगर आप किसी को 7 दिन के लिए रख रहे हो, तो सिमिलर आप गैप दोगे अगली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से पहले, यानी कि 7 दिन का। 5 दिन के लिए रख रहे हो, तो 5 दिन का ही आप गैप दोगे अगली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से पहले। तो जितने दिन आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हो, उतने ही दिन आपको गैप देना है, उसके बाद आप दोबारा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। लेकिन अगर पनिशमेंट 3 महीने से ज़्यादा है, अगर किसी को 3 महीने से ज़्यादा पनिशमेंट मिली हुई है, तो आप एक बार में 1 महीने में सिर्फ उसको 7 दिन ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। और 7 दिन के बाद आपको 7 दिन वेट करना पड़ेगा, 7 दिन का इंटरवल आपको दोबारा लेना पड़ेगा, यानी गैप लेना पड़ेगा, फिर दोबारा आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। अब इसमें इतने सारे बार्स इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। बेसिक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आप अगर किसी भी इंसान को अकेले दुनिया से एकदम अलग थलग करके बंद कर दोगे, तो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी नेगेटिव होती जाएगी। हो सकता है बहुत सारे मानसिक रोग भी हो जाएं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएं। दूसरी बात, ये एक तरह का इनह्यूमन ट्रीटमेंट था। आप किसी भी इंसान को बिल्कुल दुनिया से काट के, एक मतलब इससे बढ़िया तो किसी को फांसी दे दो। आप दुनिया से बिल्कुल अलग करके उसको बंद कर दे रहे हो, जो किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये एक तरह का इनह्यूमन ट्रीटमेंट था। अब ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे चलाया था क्योंकि वो कुछ क्रांतिकारियों को उनकी आवाज़ दबाना चाहते थे, उनके मोराल को डाउन करना चाहते थे, इसलिए चलाया गया था। अब इस पर बहुत एक ह्यू एंड क्राई भी काफ़ी हुआ था एक समय में। उसके बाद इस पर डिबेट भी बहुत ज़्यादा बार हुए हैं कि इसको रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक, हमारी लेजिस्लेचर ने इसको हटाया नहीं, और अभी भी हम ये पनिशमेंट देते हैं। एक केस था बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कई जगह पढ़ा होगा, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का ये केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारे राइट्स अक्यूज्ड को, प्रिजनर्स को ये देता है। तो इस केस में एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि सच काइंड ऑफ डिटेंशन, विच काइंड ऑफ डिटेंशन, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सच काइंड ऑफ डिटेंशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रोसीजर एंड शुड नॉट बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 को भी कोट किया गया है,
राइट टू लाइफ को, क्योंकि प्रिजनर्स के भी राइट होते हैं, अक्यूज के भी राइट होते हैं और कन्विक्ट के भी राइट होते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 और फेयर प्रोसीजर की यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 29 और 30 के कंप्लायंस की। सेक्शन 29 और 30 किस चीज़ के? प्रिजन्स एक्ट के, प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। अब सेक्शन 29 और 30 प्रिजन्स एक्ट का क्या कहता है? सेक्शन 29 बेसिकली बोलता है कि आप अगर किसी भी सेल को यूज़ करते हो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखने के लिए, किसी इंसान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करने के लिए आप सेल यूज़ कर रहे हो, तो वो सेल इस तरह से बनाया जाएगा, इस तरह की वहाँ पे प्रावधान किया जाएगा कि वो इंसान या जो इनमेट बंद है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले सेल में, वो एक बार जेल सुपरिटेंडेंट या जेल के किसी भी ऑफिसर से बात कर सकता है। दूसरी बात, मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी मेडिकल स्टाफ 24 घंटे में एक बार ज़रूर उसका चेकअप करेगा। और सेक्शन 30 जो है प्रिजन्स एक्ट का, वो ये बोलता है कि अगर कोई भी डेथ पेनल्टी किसी को मिली और मौत की सज़ाए मौत किसी को मिली और इस तरह का कोई कैदी आपकी जेल में आ रहा है, तो आप सर्च एंड सीज़र करेंगे। और सर्च एंड सीज़र करने के साथ साथ सर्च एंड सीज़र होता है कि आप देख रहे हो कि कोई उसके साथ कोई वो ऐसा कोई वेपन तो नहीं ले आया या कोई गलत चीज़ तो नहीं ले आया। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई किताब लेके जा रहा है या कोई बुक पढ़ने का शौकीन है, बुक लेके कोई कैदी साथ में गए, तो उसको आप नहीं छीन सकते, उसको पढ़ने का अधिकार वो अपनी किताब लेके जाएगा या जेल अथॉरिटीज़ उसको अवेलेबल कराएंगी। हाँ, लेकिन आप कोई उसके साथ वेपन है, कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट है, वो आप उसको अंदर ले जाने नहीं दे सकते। और जहाँ भी आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर रहे हैं, जिस भी सेल में, उस सेल की जो निगरानी है वो दिन रात हमेशा एक गार्ड कम से कम वहाँ होना चाहिए जो निगरानी कर सके, ताकि ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको बंद करके छोड़ दे रहे हो कि पता चला 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पर हमेशा कोई गार्ड करेगा और हाँ, उसको खाना पानी सब वक्त पर दिया जाएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बैकग्राउंड को समझा, उसके एम को समझा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। Subscribe for more content.